नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यादव कोचिंग सेंटर से विज्ञान का कक्षा 8 का पहला पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। मैं कौन? मैं मनी यादव कोचिंग सेंटर की एक अध्यापिका। तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। ग्रीष्मावकाश में पहेलियां बूझो अपने चाचा के घर गए। ग्रीष्मावकाश छुट्टियों में उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये क्या है? ये औजार जो खेतों में काम आते हैं, ठीक है ना, खुरपी और हाँ जी। और नेक्स्ट जो हमारी पिक्चर है स्क्रीन पर वो है हल की। देख रहे हैं? सो आप देख रहे हैं हल कौन जोत रहा है? बैल। जोत मतलब खेत में काम कर रहे हैं। करवा कौन रहा है? किसान। सो ये क्या है? ये हल औजार है। किसका? किसान का। कहाँ चलता है? खेतों में। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव किसको कहते हैं? सजीव जो सांस लेते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, बढ़ने के लिए। उनको सजीव बोलते हैं, सजीव। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हाँ जी, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है ना, छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। कौन बनाते हैं? हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्रिया का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। मनुष्य, क्या मनुष्य अपना भोजन बना सकता है? नहीं बना सकता। तो क्या करेगा वो? पौधों को खाएगा। पौधों खाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, पौधे उगाने पड़ेंगे, फसल उगानी पड़ेगी। सो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन सी क्रिया है? ऐसी क्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूरज की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज पदार्थों की, हाँ जी, इन सब का इस्तेमाल करके। और सबसे जरूरी बात क्या है? हरे रंग का वर्णक यानी हरे रंग का पदार्थ, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफिल। शाबाश। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। जो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? यानी कि क्या स्रोत है? तो जंतु मतलब हम सजीव लोग भी, हम कहाँ से भोजन मिलेगा? स्रोत मतलब भोजन कहाँ से प्राप्त होएगा। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? बहुत मजेदार प्रश्न है। भी हमें भोजन की आवश्यकता ही क्यों है? जब हम अपना भोजन स्वयं इस धरती पर बना नहीं सकते तो हम उसको क्यों खाते हैं? बिल्कुल ठीक, सजीव भोजन ऊर्जा के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाते हैं। उनको क्या मिलता है? ऊर्जा। अब उस ऊर्जा को कहाँ यूज करनी है, कहाँ उपयोग करना है? जैविक प्रक्रमों। जैविक मतलब जीवित रहने के लिए जो भी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं उसको बोलते हैं जैविक प्रक्रमों। जैसे पाचन क्रिया, श्वसन मतलब सांस का लेना, ऊर्जा का उत्पन्न करना, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे तथा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। क्या कि पौधों से कौन कौन सा भोजन मिलेगा? फल, सब्जी, दवाइयाँ, किशमिश, बादाम, दाल, दलहन, अनाज। और जंतुओं से दूध, मीट, मछली, ये सब कहाँ से मिलेगा आपको? अंडा, घी, पनीर, ये सब जंतुओं से मिलेगा। अब देखो जी, भोजन कौन उगा रहा है? भोजन तो हम पौधों से ले रहे हैं, जंतुओं से, जानवरों से ले रहे हैं। अब प्रॉब्लम, फिर समस्या कहाँ पर है कि हमारी जो जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि इस ज्यादा जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमारा जो उत्पादन है या पैदावार है वो भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम
फसल कहते हैं? बस 1 नंबर का प्रश्न, फसल किसे कहते हैं? बस उदाहरण के लिए गेहूं की फसल, यानी कि पूरे खेत में आप क्या उगा रहे हो? गेहूं उगा रहे हो। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न मतलब गेहूं, बाजरा, चावल, सब्जियां या फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक बहुत विशाल देश है, बहुत विशाल मतलब बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ पर तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां हैं। तापमान आपको पता है, कहीं भी बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा गर्मी। आर्द्रता, कहीं बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, बहुत ज्यादा जलवायु, पानी के कण आ रहे हैं, या कहीं बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है। अलग अलग परिस्थितियां हैं, इसीलिए देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे फसल, आप देख रहे हैं एक खेत में, कितना बड़ा खेत है और एक खेत में एक ही प्रकार की फसल उगाई जा रही है। इस विविधता के बावजूद, मतलब तापमान अलग है, वर्षा कहीं ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, मोटे तौर पे फसलों को हमने 2 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से 2 वर्ग हैं? खरीफ फसल और रबी की फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा बहुत होती है, जून से लेकर सितंबर तक होती है। तो इन दिनों में हम क्या क्या फसल उगा सकते हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, इनको क्या बोलेंगे? खरीफ की फसलें। रबी की फसल जो सर्दियों में उगाते हैं, शीत ऋतु, शीत मतलब ठंड कब पड़ती है? अक्टूबर से मार्च तक। ऐसे दिनों में उगाई जाने वाली फसल को रबी की फसलें कहते हैं। उदाहरण के तौर पे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सारी रबी की फसलें हैं। इन फसलों के अलावा हम क्या उगाते हैं? दालें उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। अब गर्मियों में कौन सी सब्जी होती है, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, भिंडी हो गई, बैंगन हो गई, खीरा हो गया, ये सब गर्मियों की फसलें हैं। अब खरीफ की फसलें हम कैसे याद रखेंगे? पहला प्रश्न आपके पाठ का यहीं से बनता है। खरीफ की फसलें, इसका आप उदाहरण दो। खरीफ की फसलें, इसका आप परिभाषा दो। तो वही लिखेंगे, वर्षा ऋतु में बोए जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। दूसरा, धान, मक्का, इसका आप उदाहरण दे देंगे, ठीक है ना। और अब ट्रिक बताती हूँ, इसको याद कैसे करना है। रबी से आप बना लीजिए। रवि ने गेहूं की रोटी के साथ चने और मटर की सब्जी खाई। क्या खाया? रवि ने मतलब रवि की फसल, गेहूं और चने, गेहूं की रोटी हो गया, गेहूं फसल हो गई। चने की दाल मतलब चना हो गया। समझ आ गया बेटा? रवि ने गेहूं की रोटी के साथ चने की दाल और मटर की सब्जी खाई। इसमें से मटर, चना, गेहूं, ये सारे क्या हो गए? आपके रबी की फसलें। अब रवि ने तो गेहूं खा लिया, तो पीछे क्या रह गया? शाबाश, धान रह गया ना। धान आपका क्या आएगा? खरीफ की फसल आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, वर्षा ऋतु या बरसात की जो ऋतु है, उस ऋतु में हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? भुट्टा भून कर खाते हैं ना, मक्का, उसी को कहते हैं। कब होती है वो? बरसात में। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम सरसों का साग खाते हैं, है ना। जितनी भी चीजें हमें सर्दियों में खाते हैं वो सारी आप रबी की फसल हो जाएंगी, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा खरीफ फसल और रबी की फसलें। अब ये देखिए आप, चावल, धान कौन सी फसल है? धान कौन सी फसल है? रबी ने क्या खाया? गेहूं, इसका मतलब ये खरीफ है। अब हम करेंगे आधारित फसल पद्धतियां। फसल उगाने के लिए किसान को उनके क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं।
सामयिक मतलब समय समय पर कुछ काम, कुछ क्रिया, कुछ करने पड़ते हैं। कहाँ पर? फसल उगाने के लिए खेतों में। सो आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये वो ही सारी क्रियाएं हैं जो हम अपने घर के छोटे से गार्डन में या छोटे से बगीची में करते हैं। क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां। सो क्या है क्रियाकलाप? कृषि पद्धतियां। कौन कौन सी हैं कृषि पद्धतियां? हम पढ़ेंगे अब इसको। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर खाद एवं उवर्कर देना, सिंचाई, कटाई और भंडारण। ये कृषि पद्धतियां, ये क्रियाकलाप है जो हमने करना होता है। देखो मिट्टी तैयार करना क्या होगा? खेत में फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। सबसे पहला काम यही है। मतलब अब हम जब खेत में जाएंगे तो वहां की जमीन देखेंगे वो क्या सख्त है या फिर नरम है। तो अगर नरम है तो हल्का सा उसको उल्टा पलटा देंगे हल्की सहायता से, नहीं तो उस मिट्टी को हम सबसे पहले क्या करेंगे? भी उसको नरम करेंगे अगर नरम नहीं है। सो मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला यानी कि नरम बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें जमीन में गहराई तक जा सकती हैं। सो यहाँ पे प्रश्न आएगा कैसे, क्यों करना चाहिए मिट्टी की तैयारी? सो पहला पॉइंट क्या आएगा? हाँ जी, मिट्टी नरम हो जाएगी, जड़ें गहराई तक जाएंगी, पौधा जो है श्वास ले सकता है, श्वसन क्रिया मतलब उसके अंदर हवा जा सकती है और पौधों में पानी बहुत आसानी से चला जाएगा। ठीक है ना। फिर अगर पोली मिट्टी है तो मिट्टी में रहने वाले जो केंचुए हैं या सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि होएगी, और अगर उनकी वृद्धि होएगी तो हमें पता ही है केंचुए क्या हैं, किसान के मित्र हैं, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर जाते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, जिससे मिट्टी को उल्टा पलट हो जाता है और वो मिट्टी क्या बन जाती है? ह्यूमस मतलब खाद वाली मिट्टी बन जाती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। मिट्टी को समझ आ गया आप सबको? मिट्टी को उलटना पलटना हमारे 4 काम करेगा। पहला क्या करेगा? गहराई तक जड़ें जाएंगी, दूसरा श्वसन क्रिया होएगी, तीसरा क्या होएगा? पौधों के अंदर पानी जड़ों के अंदर बहुत आसानी से चला जाएगा, चौथा मिट्टी में रहने वाले जीव जंतु केंचुए सूक्ष्म जीव की वृद्धि में सहायता होएगा। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। बड़ा ही जरूरी पॉइंट है, अपघटित होना मतलब टूटकर मिट्टी में वापस मिल जाना। जो मृत पौधे हैं या मृत जीव जंतु हैं वो अपघटित होंगे। अपघटित होना मतलब वो टूटेंगे, मतलब कि वो और सरल पदार्थ में टूट जाएंगे ताकि वो आसानी से मिट्टी के अंदर मिल सके। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निरुक्त होते हैं, मतलब वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, और यह पोषक तत्व पौधे फिर इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, इनको अपने में समा लेते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कैसे वापस मिट्टी में ही पोषक तत्व आ जाते हैं। अब हमें पता है भी ऊपरी परत क्या है, कुछ सेंटीमीटर की होती है। ये मिट्टी पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे अगर हम उल्टाएंगे पलटाएंगे तो जो पोषक पदार्थ है वो ऊपर आ जाएंगे और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उल्टाना पलटाना फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि मिट्टी को उल्टाना पलटाना कितना आवश्यक है। ठीक है बेटा। अब देखो मिट्टी किन किन वस्तुओं से उल्टाई पलटाई जा सकती है।
सबसे पहला प्रश्न हमने किया था खरीफ और रबी की फसलों में। दूसरा करेंगे 1 नंबर का प्रश्न, जुताई किसे कहा जाता है। तो इससे पहले हम करके आए मिट्टी का उलटना पलटना, इस प्रक्रिया को ही हम जुताई कहते हैं। हल द्वारा किया जाता है। हल क्या है? लकड़ी और लोहे का बना हुआ है। यदि मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की भी आवश्यकता होती है। आप पानी डालोगे तो मिट्टी थोड़ी सी नरम हो जाएगी और इसको जोतना आसान हो जाएगा। जब हम इस मिट्टी को हल से जोतेंगे तो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले जो हैं वो क्या होंगे? बन जाएंगे। और फिर हम इसको क्या करेंगे? इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ेंगे। जब हम पाटल की सहायता से तोड़ेंगे उसके बाद हम पूरे खेत को क्या कर देंगे? समतल बराबर। बुआई और सिंचाई के लिए खेत का समतल होना बहुत ही जरूरी है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। अगला दूसरा 1 नंबर का प्रश्न, बुआई और सिंचाई किससे या किस औजार के द्वारा किया जाता है? उत्तर आएगा पाटल के द्वारा। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। हमने मिट्टी तो अब तैयार कर ली है अपनी, अच्छे से खेत जोत लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम बुआई करेंगे। बुआई मतलब बीज का बीजना। अच्छी उपज के लिए क्या चाहिए? वेरी गुड, शाबाश, अच्छे बीज। आपने खेत तो तैयार कर लिया है ना, अब आपको बहुत अच्छे बीज चाहिए। जो बहुत अच्छे बीज हमें कहाँ से मिलेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? चलो पहले औजार पढ़ लेते हैं, फिर हम बीज के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी का भुरभुरा करना आवश्यक है। मतलब जो ढेले बने थे उनको आपने सही कर लिया। अब ये किससे करेंगे? हल से, कुदाली से या कल्टीवेटर से इस कार्य में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। हल क्या चीज है बेटा? पुराने जमाने प्राचीन काल में हल की उपयोग जुताई के लिए किया जाता था। ठीक है ना। और हाँ जी, खाद उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए या मिट्टी खुरचने के लिए हल का उपयोग किया जाता था। यह औजार हमने पढ़ा है लकड़ी का बना होता है, जो बैलों की जोड़ी के ऊपर रखा जाता है। वो बैलों की जोड़ी उसको खींचती है और इसमें लोहे की मजबूत तीकोनी पत्ती लगी होती है। उस तीकोनी पत्ती को हम फाल कहते हैं। ठीक है। हल का जो मुख्य भाग कैसा होता है? वो लंबा लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं और इसका एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं, नीचे ये चित्र है, आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। अगर आप पुस्तक खोल के पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा। आप देख रही हैं ना इस फाल, कैसे बैल जो है जोतने के लिए उनके हल रखा गया है। हल शैफ्ट दिख रहा है आपको और फाल दिख रहा है जो धरती में गड़ा हुआ है। अब हम करेंगे उसके बाद कुदाली। कुदाली एक बहुत ही सरल औजार है ना। खरपतवार निकालने के लिए, मिट्टी को नरम करने के लिए, पोला करने के लिए, पोला मतलब नरम करना, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें लकड़ी या लोहे की एक छड़ होती है और सिरे पर एक लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी हुई होती है। ठीक है बेटा। ये तो आप देख रहे हैं कुदाली का चित्र, आप देख सकते हैं आपकी किताब में चित्र 1.1b।
अब हम करेंगे कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या करता है? हाँ जी, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। मतलब कि हम कैसे करते थे पुराने जमाने में? हल से। अब किससे करते हैं? कल्टीवेटर से। बस क्या फर्क है फिर हल और कल्टीवेटर में? देखो, हल जो है वो इंसान को पैदल चलकर मेहनत करनी पड़ती थी। कल्टीवेटर वो ट्रैक्टर पे बैठकर क्या करेगा वो? हाँ जी, वो ट्रैक्टर पे बैठा रहेगा और ट्रैक्टर खींचता रहेगा आराम से। कल्टीवेटर जो है पूरा खेत जोत देगा। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? बिजाई। अब बिजाई के लिए मैंने आपको थोड़ा पहले ये बताया था कि स्वस्थ बीज अच्छी फसल उत्पन्न करते हैं। अब स्वस्थ बीज कैसे पता करोगे? चलो ये हम एक क्रिया करते हैं। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको क्रिया करते हुए भी आपको दिखाऊंगी। इस वीडियो में आपको समझा देती हूँ। बेटा, आप एक कटोरी पानी लीजिए, उसमें आपके घर में साबुत मूंग की दाल होगी, हरी दाल। आपने क्या करना है? एक मुट्ठी वो दाल एक कटोरी पानी में डाल देना है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे उसमें से कुछ जो दाल हैं, एक दो कुछ भी दाल के जो ऊपर आ गए हैं, ऊपर तैरने लग गए हैं। अब ये क्यों तैर रहे हैं? इसका मतलब जो दाल ऊपर तैर रही है वो तो क्या है? स्वस्थ नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर कीड़े हैं या वो अंदर से खोखला है। क्यों खोखला है? क्योंकि जो दाल के अंदर कीड़ा जा चुका है, कीड़े ने अंदर से दाल खा लिया है, बाहर से छिलका वैसे ही है। अब उसके अंदर क्या है? पानी भर गया है और वो हल्का होकर ऊपर आ गया है। जिन दाल के अंदर दाल स्वस्थ हैं जो, वो नीचे तले पर बैठ जाएंगी। और इस प्रकार आप स्वस्थ बीजों को अस्वस्थ बीजों से अलग कर सकते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये सबसे आसान, सबसे अच्छी विधि है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनको बुआई करने के लिए खेतों में कौन कौन से औजार का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले परंपरागत औजार क्या है? कीप। आप चित्र में देख रहे हैं किसान एक कीप लगा रहा है। कीप के अंदर बीज डाल रहा है और बीज नुकीले सिरे से जाते हुए मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है ना। वो मिट्टी को भेद कर बीज को अंदर मिट्टी के अंदर स्थापित कर देता है। स्थापित कर देता है मतलब उसके अंदर अच्छे से मिट्टी के अंदर बीज चला जाता है। हम क्या कर रहे हैं? इस क्रिया को क्या बोलेंगे? बुआई। बुआई क्या है? खेत में बीजों को बीजने की क्रिया को बुआई कहते हैं। क्लियर हो गया सबको? दूसरा सीड ड्रिल। आप चित्र 1.2 देखिए। आजकल क्या होता है? ट्रैक्टर में ये सीड ड्रिल लगा दिया जाता है। इससे जो बीज हैं बिल्कुल सही गहराई में जाकर अपनी जगह पर, हाँ जी, बीजों को बीज दिया जाता है। ना तो बीज ज्यादा ऊपर रहते हैं, ना ही बीज ज्यादा गहराई में जाते हैं। इससे बीज बिल्कुल सही गहराई में और दो बीजों के बीच बिल्कुल सही अंतर होता है, उनके बीच सही फासला होता है। और साथ के साथ ही ये मिट्टी द्वारा ढक दिए जाते हैं। सीड द्वारा बुआई करने से एक तो समय की बचत होती है, दूसरा किसकी बचत होती है? हाँ जी, मेहनत भी कम लगती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, क्या सभी बीज ऐसे ही बीजे जाते हैं? तो उत्तर होएगा नहीं। कुछ बीजों को हम क्या करते हैं? पौधशाला यानी कि नर्सरी में बीजते हैं इकट्ठे। उसमें हम कोई दो बीज के बीच में कोई अंतर हम नहीं देते हैं, उनको रोपना कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे धान,
सो इनके बीज क्या है, आप नर्सरी में रोपोगे, बाद में एक एक पौधा ले जाकर खेत में लगाया जाता है, ताकि उन दो पौधों के बीच में जो दूरी है वो पर्याप्त होती है। उन पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। और अधिक अगर हम बहुत ही घनेपन में रोपेंगे तो पौधे को निकालना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, वरना उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा बिजाई। बिजाई करने के बाद हम क्या करेंगे, खेत में खाद मिलाएंगे, उर्वरक मिलाएंगे, उर्वरक खाद। सो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, इन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। सो मिट्टी फसल को क्या देती है बेटा, खनिज पदार्थ वगैरह प्रदान करती है, जिससे पौधों को वृद्धि होती है। किसान खेतों में जो फसल उगाते हैं वो फसल पोषक तत्व लेकर ही स्वस्थ फसल बनती है। सो क्या करते हैं, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाते हैं, यानी खेत को खाली नहीं छोड़ते। तो इससे क्या होगा, फसल सारे पोषक तत्व ले लेगी और खेत क्या हो जाएगा हमारा, खराब हो जाएगा। यानी कि खराब मतलब उसमें और फसल जो उगाएंगे उसमें पोषक तत्वों की कमी होएगी, जिसके कारण पोषक तत्वों की कमी के कारण क्या होगा, हाँ जी, पोषक तत्व की कमी के कारण क्या हो जाएगा, हाँ, जो हमारी फसल है वो अच्छी नहीं होएगी, है ना। सो खेतों में खाद का देना, किसान द्वारा खेतों में खाद देना कहलाता है। खाद एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक मतलब जैविक पदार्थ है, जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। अपशिष्ट मतलब बचा कुचा, रहंद खुरूंद। कैसा बचा कुचा, क्या अर्थ है इसका, जंतु का क्या बचा कुचा हो गया। जंतु में देखो मल त्याग होता है ना, मल मतलब पोटी हो गई या लैट्रिन हो गई, जंतु की जो गोबर हो गया है ना, मनुष्य का हो गया है ना। सो ये जो है अपशिष्ट कहलाते हैं। ये सारी चीजें हम खेतों में डालते हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाल देते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। और अपघटन मतलब टूटना। जैसे पौधे, सपोज मान लीजिए हमने केले के छिलके, सेब के छिलके या फिर सब्जियों के छिलके या फिर कागज हो गया या रुई हो गई, ये सब पदार्थ हमने क्या किए, गड्ढे में दबा दिए। थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे वहां पे आपको कोई केले का छिलका नहीं मिलेगा, कोई अखबार नहीं मिलेगा। फिर कहाँ गए ये अपघटित मतलब और सरल पदार्थ में टूट गए हैं और मिट्टी में परिवर्तित हो गए हैं, मिल गए हैं। इसको अपघटन कहते हैं। किसने किया, सूक्ष्म जीवों ने। सूक्ष्म जीव कौन से, लाल केचुए। केचुए होते हैं ना, इस प्रकार के जीव होते हैं। और सूक्ष्म बहुत छोटे जीव, बैक्टीरिया बोलते हैं, जीवाणु, ये सारे इन पे क्रिया करते हैं और इनको अपघटित कर देते हैं। जो हमने वर्मी कंपोस्ट पुरानी 6ठी कक्षा में पढ़ा है ना। सो ये खाद कहाँ डाला जा रहा है, खेतों में डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है, ताकि उनको पोषक तत्व बना रहे। ठीक है बेटा। अब देखिए हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है आपको बेटा। जिन जिन बच्चों को समझ आ रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये समझ आ रहा है। और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इसका शेष भाग मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अगली वीडियो आ जाएगी। सो आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी समस्या हो मुझे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं,
8146571042। आपकी हर समस्या का समाधान इस नंबर पे मिल जाएगा। इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर भी दूंगी बेटा। ये पूरा पाठ को पूरा करने के बाद इसका प्रश्न उत्तर भी आपको मिलेगा। फिर टेस्ट सीरीज भी लेंगे। सो पढ़ते रहिए, दिमाग को स्वस्थ रखिए किताबों से, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए भोजन से। शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद।